नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। और आज 5 अक्टूबर है। आज हम उसके इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स में और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो हम देखते हैं कि आज की पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। जयशंकर टू विजिट्स पाक फॉर SCOs। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो पाकिस्तान की यात्रा करेंगे जो SCOs की मीटिंग में उपस्थित होने के लिए। ठीक है, तो SCO क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, सम्मेलन है, उसमें भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए न्यूज, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में किसी भी विजिट को पूरी तरीके से एक विराम लगा है, लेकिन ये एक प्रयास जो है आपका जो भारतीय विदेश मंत्री SCO की सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, ये वहां एक बहुत दिनों के बाद, लगभग 10 वर्षों के बाद, एक डिकेड्स के बाद। इससे पहले सुषमा स्वराज जो भारतीय विदेश मंत्री रह चुकी हैं पूर्व, उन्होंने यात्रा की थी पाकिस्तान की 2015 में। उसके बाद एस जयशंकर के द्वारा कोई बड़ा जो आपका संवैधानिक पद है उससे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, वो है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर जो है SCO के सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, जिसकी चर्चा हमने कर दी। ठीक है, SCO का यह सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहां पर यह सम्मेलन हो रहा है। तो उसमें भाग लेने के लिए हमारे विदेश मंत्री वहां की यात्रा पर करेंगे। अभी इससे पहले जो भारत में जब इसका सम्मेलन हुआ था, तो गोवा में वहां के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी आए हुए थे। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने ये साफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि ये मीटिंग केवल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ना कि किसी और विषय पर बात होगी। कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। टॉक केवल SCO से संबंधित मुद्दों पर होगा। ठीक है, SCO के जो मुद्दे होंगे उन पर केवल टॉक होगा। तो हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं SCO के बारे में। क्या है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो हम देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के रूप में अस्तित्व आया। तो पहले संघाई 5 हुआ करता था। संघाई 5 का जो विस्तारित रूप था वो 2001 में किस रूप में आया? SCOs के रूप में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप यहाँ की विजिट किए पाकिस्तान की हमारे विदेश मंत्री SCO की, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि SCO है क्या, कब गठन हुआ, उसमें कितने मेंबर्स हैं। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में इसलिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो अस्तित्व में आया संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिलकर 1996 में किया गया। तो जो आपका जो संघाई 5 थे, वो संघाई 5 कौन थे? वो 1996 से ही चल रहा है और 2001 में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको जाना जा रहा है। उसमें रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान था। ठीक है, ये 5 राष्ट्र थे जो संघाई 5 के नाम से जाने जाते थे। वर्तमान में विश्व में इसमें अलग अलग समय में अलग अलग देश शामिल हुए। वर्तमान में विश्व में इसमें 8 देश, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। तो आप देख रहे हैं कि उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ये अलग 3 राष्ट्र हैं, जो 8 की संख्या अब हो गई है संघाई कॉर्पोरेशन। तो इसलिए पाकिस्तान में जो इसका सम्मेलन हो रहा है उसमें भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री सम्मिलित होंगे। और इसके अलावा ये तो स्थायी सदस्य हो गए। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को SCO में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर कंट्रीज के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, अच्छा, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? यह संगठन क्यों बनाया गया? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसके बारे में हम देखते हैं। तो इस संगठन के उद्देश्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा, जो रीजनल सिक्योरिटीज का मैटर है उसको, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करना और आतंकवाद की चुनौतियों पर काम करना आदि शामिल हैं। तो आर्थिक के साथ साथ आपका आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सैनिक
तैनात होते हैं इन आपसी राष्ट्रों के बीच में, तो उनमें सैनिकों की कमी। तो ये सब कुछ स्पेशल मुद्दे हैं जिसको हमने यहां पर देख लिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा और संघाई सहयोग संगठन है क्या। ठीक है, हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट अपने न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला खबर, तो है इंडिया यूएस साइंस पैक्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडिया और यूएस ने एक पैक्ट साइन किया है आपस में दोनों देशों ने, वो किसके लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, कि क्रिटिकल मिनरल्स जो होंगे उनके हम लोग उनको खोजने के लिए और उनको आपस में आयात निर्यात करने पर एक पैक्ट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो चाइना है वो डोमिनेट करता है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। तो चाइना ने जो यूएस के साथ और इंडिया के साथ ट्रेड जो था वो एक तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक तरीके से उसमें कमी ला दी है। और क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्रिटिकल मिनरल्स हर तरीके की, चाहे वो आपका ईवी का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का हो या कोई अंतरिक्ष यान की कोई क्षेत्र हो या रक्षा क्षेत्र का कोई भी खोज हो या कोई विषय बनाने हो, तो उन सब में उन मिनरल्स का प्रयोग होता है। इसीलिए जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स है, जो महत्वपूर्ण जो आपका खनिज है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में एक समझौता किया है। ठीक, इस समझौते के आधार पर कहा क्या गया है कि ये दोनों देश एक्सप्लोर करेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि मिनरल्स कहां हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं, ठीक, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, और उसके बाद एक दूसरे की उसमें सहायता करेंगे एक्सप्लोरिंग में, और उसके अलावा एक दूसरे के आयात निर्यात में उस खनिजों को देने में। अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या, किसको कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भारत, चाइना या अमेरिका जो भी देश हैं वो मिनरल्स के कभी संपन्न देश हैं, लेकिन आखिर में क्रिटिकल मिनरल्स किसको माना जाता है, तो महत्वपूर्ण खनिज ऐसे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनके लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ क्या है, ऐसे खनिज की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों पर निष्कर्षण और प्रसंस्करण की एकाग्रता, मतलब जो ये खनिज हैं वो क्या है, कुछ विशेष स्थानों पर, कुछ भौगोलिक विशेष स्थान है जहां से ही खनिजों का एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, ठीक है, और इनका प्रसंस्करण किया जा सकता है। तो इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की वैधता और आपूर्ति व्यवधान की स्थिति हो सकती है। तो जब ये किसी विशेष स्थान पर निकलते हैं या किसी विशेष राष्ट्र में पाए जाते हैं, तो है क्या कि वो उपलब्धता सभी देशों के लिए नहीं हो सकती, और अगर उनके एक्सप्लोरेशन के बाद उनके निर्यात या एक्सपोर्ट पर रोक लगा दे कोई देश, तो होता क्या है, इससे अन्य देश अछूते रह जाते हैं। तो उस आधार पर इनको अलग अलग देश अलग अलग खनिजों को अपने लिए महत्वपूर्ण या क्रिटिकल खनिज मानते हैं। तो इसमें है क्या, महत्वपूर्ण खनिज कोई विशेष परिभाषा या कोई विभिन्न देशों के बीच स्वयं के मापदंडों के उपयोग के आधार पर पहचान की जाती है। मतलब हमने बता दिया कि महत्वपूर्ण खनिज अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है। जैसे भारत में अगर लोह इस्पात का उत्पादन हो रहा है या कोयला की उपलब्धता है, तो कोई जरूरी नहीं किसी अन्य राष्ट्र में वो चीज हो, या कोई और खनिज तांबा है जो आपका यूज हो रहा है, ठीक है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है। तो इस तरीके के जो खनिज हैं, अगर वो आपके देश में है या कोई चीज ऐसी है जो आपके देश में उपलब्ध नहीं है, दूसरे देश में है, तो वो आपके नजरिए से क्रिटिकल खनिज में की दृष्टिकोण से आएगा। तो अलग अलग देशों में इनकी परिभाषा कोई स्पष्ट नहीं है, अलग अलग देश अपने आधार पर क्रिटिकल खनिज का निर्धारण करते हैं। जैसे अमेरिका ने अपनी जो लिस्ट बनाई है क्रिटिकल खनिज में 50 खनिजों को रखा है, ठीक है। अब भारत ने 30 खनिजों को अपने क्रिटिकल श्रेणी में रखा है। इसके अलावा यूरोप में 20 के अराउंड आपका जो देश है वहां के, वो 20 के अराउंड आपके खनिजों को अपने क्रिटिकल खनिज की सूची में रखा है। तो हम देखते हैं कि भारत ने अपने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान उनके व्यवधान क्षमता, प्रतिस्थापन क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों में क्रॉस कटिंग उपयोग, आयात निर्भरता और पुनर्चक्रण, मतलब रिसाइकलिंग, और फिर उनका जो इंपोर्ट हो रहा है उस आधार पर, इसके अलावा उनकी व्यवधान क्षमता वो किस तरीके से हमको उपलब्ध होने, तो इस आधार पर भारत ने भी अपने देश में जो खनिज हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनका निर्धारण किया है। और ये जो खनन मंत्रालय है वो क्या है, एक समिति बनाती है, और उस समिति ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों को क्रिटिकल
खनिज की श्रेणी में या क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडिनियम, लिथनियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास, आरडब्ल्यू, रेनिन, सिलिकॉन, स्टोर्टियम, टेटलम, टेलुरिनियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोजियम, सेलेनियम और कैडमियम। तो ये अलग अलग 30 ऐसे संख्या में, ये संख्या तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रहेगा। कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके खनिज हैं उनके बारे में पूछा सकता है, क्या ये भारत में क्रिटिकल खनिज की श्रेणी में आते हैं या नहीं, और क्रिटिकल खनिज है क्या, इसको आपने समझ लिया। इसके अलावा जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 चिन्हित महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं वो कौन से हैं? बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो ये जो 30 खनिज हैं ये भारत में भी कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन खनिजों की उपलब्धता कुछ विशेष समय के लिए होती है, तो इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं, और इनकी उपलब्धता किन प्रदेशों में है वो भी हमने देख लिया। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज था उसको हमने डिस्कस कर लिया कि इंडिया यूएस ने एक्ट किया है क्रिटिकल मिनरल्स के श्रेणी में। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, WHO गिव्स अप्रूवल टू फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोसिस टेस्ट। तो WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहली एमपॉक्स डायग्नोसिस टेस्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आप लोग ने अभी न्यूज में हाल ही में सुना होगा एमपॉक्स का जो विस्तार हुआ है, ठीक है, और वो फैला है, किस तरीके से इफेक्ट डाला है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले एमपॉक्स डायग्नोसिस परीक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां पर देख लेते हैं कि क्या है WHO। थोड़ा सा WHO के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आता है तो उसके बारे में वहां पर थोड़ा हम डिस्कशन इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो आपके एग्जाम में कहीं भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। तो WHO जो है वो क्या है, जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सहयोग और मानव में स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित करने की एक संस्था है। इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो इस तरीके से कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य संगठन के अंदर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अंतर्गत 194 और 2 संबंध सदस्य हैं। ठीक है, 194 देश इसमें शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। जो यूएन है उसकी एक अनुषांगिक इकाई है, यूएन का ही एक संगठन है। ठीक है, उसके अंतर्गत ही कार्य करता है, और इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, और यह संसार में स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करने के लिए कार्य करता है। WHO का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक, तो आपने यहां पर देख लिया कि एमपॉक्स को अप्रूवल मिला है अभी WHO द्वारा, एमपॉक्स के डायग्नोसिस टेस्ट को अप्रूवल मिला है। और उसके अलावा आपने देखा कि WHO है क्या? WHO एक विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मानव के बीच स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित करने की एक संस्था है। इसके में 194 देश इसमें शामिल हैं, और ये यूएन की है एक इकाई है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हम नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ अलग इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स की अनुमति प्रदान की। जो खाद्य तेल को लेकर एक नेशनल मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने की है, और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? इस मिशन के अंतर्गत भारत को ऑयल सीड्स के उत्पादन में 7 वर्षों में आत्मनिर्भर बनना है। तो भारत सरकार ने अभी जो इस योजना की शुरुआत की है, ठीक है, इस योजना में क्या है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स। ठीक है, इस मिशन के द्वारा भारत को ऑयल सीड्स और खाद्य तेल में, जो खाद्य तेल जो हम प्रयोग करते हैं उनमें 7 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है। आप लोग जानते होंगे कि तेल का तो उत्पादन भारत में भी होता है, लेकिन भारत में तेल की जो खाद्य तेल है उनकी खपत अधिक है, तो इसलिए हमको आयात करना पड़ता है। तो इस आयात को रोकने के लिए और हमको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य तेलों में भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स।
ठीक, और यह मिशन 2024-25 से 2030-31 के मध्य में चलाया जाएगा। 2024-25 से शुरू हो रहा है और 2030-31 तक बनाया जाएगा। तब तक भारत को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। वो क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक, और कृषि उन्नति योजना की घोषणा की गई है। अभी केंद्र सरकार ने क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की। ये क्या है? भारत में जो विभिन्न योजनाएं कृषि को संवर्धन के लिए चलाई जा रही थी, दरअसल ये इन दो योजनाओं के अंतर्गत ही उनको शामिल कर दिया गया है। ये दोनों अम्ब्रेला योजनाएं हैं, ठीक, ये दोनों अम्ब्रेला योजनाएं हैं। तो कृषि मंत्रालय द्वारा जो विभिन्न तरीके की अलग अलग कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही थी, तो उन योजनाओं को इन दो अम्ब्रेला योजनाओं के अंतर्गत लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? कृषि मंत्रालय द्वारा, ठीक। तो आपने देख लिया, ये दो महत्वपूर्ण न्यूज आपके अन्य करंट की दृष्टिकोण से थे, ठीक है। अब हम एक अन्य न्यूज की तरफ चलते हैं जो न्यूज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एफसीआई के द्वारा अन्न दर्पण नामक डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। तो एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा अन्न दर्पण नाम का एक डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है, ठीक। और इस डिजिटल पहल की शुरुआत किस लिए की गई है? जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके समुचित नियंत्रण के लिए इस अन्न दर्पण योजना की शुरुआत की गई है। तो एफसीआई को आप जानते होंगे कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा के द्वारा जो पीडीएस के द्वारा जो खाद्य वितरण किया जाता है उनका नियंत्रण करता है, और अन्य जो किसानों से खाद्यान्न खरीदने की भी जिम्मेदारी एफसीआई के हाथ में होती है। तो इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आधार पर, मतलब आपूर्ति श्रृंखला किस तरीके से हो रही है, मंडी से लेकर बफर स्टॉक्स तक पहुंचने का कितना अनाज खरीदा जा रहा है, क्या जो डाटा है उसका एक ऑनलाइन मैनेजमेंट का जो शुरुआत हुआ है वो अन्न दर्पण डिजिटल पहल के साथ किया गया है। तो एफसीआई ने अन्न दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, ये हम लोग यहां पर देख लें। और किस लिए है? वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समुचित नियंत्रण के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को नियंत्रित करने के लिए इस अन्न दर्पण डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एफसीआई के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है। इसे हमने बता दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। और यह भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की निगम है, केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एफसीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया? 1964 में इसको बनाया गया। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट लाकर 1964 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अन्न दर्पण योजना की शुरुआत की है डिजिटल पहल के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या? ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और 1964 में इस मंत्रालय की, इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके प्रमुख काम क्या है एफसीआई के, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, देश में खाद्य की कमी, खाद्य की अधिकता, इन सब चीजों पर यह नियंत्रण करता है कि किस तरीके से देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा खाद्यान्नों को खरीदना और गोदामों में रखना, किसानों से खाद्यान्नों को खरीदना उनके एमएसपी के रेट्स पर और उसके बाद उनको गोदाम तक पहुंचाना, ये एफसीआई का काम है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अनाजों का वितरण, तो जो अलग अलग जो राज्य हैं उनमें उनकी आवश्यकता के अनुसार अनाजों का वितरण भी एफसीआई के प्रमुख कार्यों में है। किसानों को उपज तय कीमत पर खरीदना, मतलब एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है सरकार के द्वारा, उस प्राइस पर एफसीआई का ही काम है कि प्रमुख काम है कि किसानों से अनाज को, उपज को खरीदना। और नेशनल फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अनाज के बफर स्टॉक को बनाए रखना। तो भारत में जो अन्न की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए बफर स्टॉक्स के अनाजों को, स्टॉक्स को बनाए रखना, उसकी कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसको हमने देख लिया। आज के करंट अफेयर से यही इंपॉर्टेंट खबर थी जिसको हमने आपके बीच में चर्चा कर दी। इसी के साथ धन्यवाद।